हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। अब हम आज सोशल स्टडी पे समय कम होने के कारण जो हमारे उपलब्ध क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हीं पर अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे, जिससे कि आपको समय रहते तैयारी कराई जा सके। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव एक सामाजिक प्राणी है जो रह करके अपना विकास करता है। तो मानव कहाँ रह करके अपना विकास करता है? व्यक्तिगत तौर पर आप उसे घर पर कहेंगे, लेकिन घर पर इंसान नहीं रहता, और विद्यालय में इंसान नहीं रहता। व्यक्ति समाज में रहता है। चूँकि घर और विद्यालय समाज में आ जाते हैं, ऐसे आप समाज की संकल्पना समझ सकते हैं। और इसमें एक छोटी सी जगह विद्यालय की है, छोटी सी जगह घर की है। तो जो हमारा घर है, समाज है, वो विद्यालय और घर दोनों को समाहित करता है, इसलिए क्वेश्चन 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानवीय संबंधों का अध्ययन किस उसमें किया जाता है? तो मानवीय संबंधों का अध्ययन हम सामाजिक विज्ञान में करते हैं। सामाजिक अध्ययन पर शिक्षण किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण हम हमेशा माध्यमिक स्तर पर करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सामाजिक अध्ययन की उतनी जानकारी नहीं होती। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य वस्तुएं किसके अनुकूल होनी चाहिए? तो पाठ्य वस्तुएं जो हैं वो हमेशा छात्रों के अनुकूल होंगी, वो चाहे जिस विषय की हों। आज के देशों के बीच में क्या कम हुआ है? तो आज देशों के बीच में दूरियां कम हो गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण इस चीज़ का आज एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव की अवधारणा लाई जा रही है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन का प्रत्यक्षीकरण कौन सा रूप है विकसित हो रहा है? तो विद्यालय पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन के प्रत्यक्षीकरण पे जो समाज का रूप विकसित हो रहा है, वो कहने को तो देखिए यहाँ पे प्राचीन भी हो सकता है, लेकिन ये प्राचीन और कैसे हो सकता है जबकि ये नवीन हो रहा है। पाठ्यक्रम में हम प्रत्यक्षीकरण का नवीन रूप विकसित कर रहे हैं, इसलिए ए और बी सही नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अध्ययन में निम्नलिखित में कौन सा विषय करता है? तो इसमें व्यक्ति के सामाजिक अध्ययन जो किए जा रहे हैं वो अर्थशास्त्र का भी होता है, चूँकि हम पैसे की बात करते हैं। पैसा अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में हम अधिकार की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अधिकार की। और समाजशास्त्र में हम संबंधों की बात करते हैं और धर्मों और कल्पनाओं की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम तीनों की बात करते हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो मानवीय संबंधों का। ये तीनों सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक संबंधों के प्रत्यय का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो सामाजिक अध्ययन आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुआ है। सोशल स्टडीज़ पर कमीशन कब नियुक्त किया गया? यानी सोशल स्टडीज़ पर कमीशन कब नियुक्त किया गया? तो जो कमीशन ऑन सोशल स्टडीज़ है उसकी स्थापना जो की गई वो 1934 में की गई है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सामाजिक अध्ययन का निम्नलिखित में किसका सृजन करता है? तो सामाजिक अध्ययन निम्नलिखित में किन चीज़ों का सृजन करता है? अगर आप देखें तो कुशलताओं का करता है, सामाजिक चारित्रिक गुणों का वृत्तियों का करता है। इस कारण हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? तो सामाजिक अध्ययन के केंद्र बिंदु में आप एक बात ध्यान दीजिए कि चाहे वो समाज हो, चाहे वो समाजशास्त्री हो, चाहे वो शिक्षण हो, ये तीनों की तीनों चीज़ें किससे संबंधित है? मानव से संबंधित हैं। यानी मानव अगर इस तरीके से आपका बीच में आ रहा है तो एक तरफ समाज है, एक तरफ समाजशास्त्री है और एक तरफ शिक्षण है। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ों के केंद्र बिंदु में मानव है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रोफेसर बागले के अनुसार सामाजिक दृष्टि में मानव में कौन से गुण होने चाहिए? तो मानव में आर्थिक दक्षता चाहिए, सकारात्मक नैतिकता चाहिए, निषेधात्मक नैतिकता चाहिए। किसी चीज़ को रोकने के लिए भी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना कौन सी है? तो सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना की बात अगर हम करें तो मानवीय संबंधों का अध्ययन करना नवीन संकल्पना मानी जाती है। भारतीय समाज में सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष के विकास में सहायक है। क्या कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में क्या चीज़ सहायक है? अभिव्यक्ति, ज्ञान और कुशलता, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का ज्ञान निम्नलिखित में किसे स्पष्ट करता है? तो संस्कृति को भी, आधुनिक सभ्यता को भी और सामाजिक परिवर्तनों को। तो उपरोक्त सभी को सामाजिक अध्ययन का ज्ञान
स्पष्ट करता है, ऑप्शन डी। अतीत का जन्मदाता है और वर्तमान के लिए मार्गदर्शक है। तो अतीत किस पर बनता है? अतीत हमारा वर्तमान पर बनता है और वर्तमान के लिए मार्गदर्शक है भविष्य। तो इस तरीके से ऑप्शन डी में दोनों रिक्त स्थान सही हो रहे हैं। सामाजिक अध्ययन के छात्रों में निम्नलिखित में किस गुणों का विकास होता है? तो सामाजिक अध्ययन के छात्रों में उपरोक्त सभी का विकास होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास का होता है, नागरिक शास्त्र का होता है और भूगोल का भी होता है, और इसके साथ साथ जो चौथा विषय होता है वो हमारा अर्थशास्त्र होता है। ये बात याद रखेंगे। तो इन 4 चीज़ों का अध्ययन हमारे सामाजिक अध्ययन में किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के रूप में क्या किया जाता है? तो समन्वित और एकीकृत रूप में अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन के प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं? सामाजिक अध्ययन के जो प्रदर्शन प्रतिमान है उसमें 3 सोपान माने जाते हैं। एक अच्छे अधिगमकर्ता की विशेषताएं हैं कि वो अपने आप में क्या रखे? तो बुद्धिजीविता रखे, परिपक्वता रखे या इच्छा शक्ति रखे। तो यह बात याद रखनी है कि जो अच्छा अधिगम करता है वो तभी सीख पाएगा जब उसको सीखने की ललक होगी, इसलिए उसको इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक होगी। अधिगम की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री है। तो कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी? बाजार में उपलब्ध बिल्कुल नहीं, शिक्षक निर्मित जरूरी नहीं है, पाठ्यवस्तु में निर्मित नहीं, छात्र द्वारा निर्मित जिसे बच्चा खुद से बनाएगा। सामाजिक अध्ययन संबंधी विभिन्न संबंधियों और प्रत्ययों को किस रूप में स्पष्ट किया जाता है? तो जो विभिन्न प्रत्यय और चीज़ें हैं वो सामाजिक अध्ययन में किस रूप में स्पष्ट की गई हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये व्यवहारिक रूप में स्पष्ट की गई हैं, सैद्धांतिक रूप में नहीं स्पष्ट की गई हैं। इसलिए हमारा ये जो सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, क्योंकि समस्या का हमेशा व्यवहारिक रूप अध्ययन किया जाएगा। मानवीय संबंधों विज्ञानों में मानव संबंधों का कैसा वर्णन होना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञानों में मानव संबंध का हमेशा सैद्धांतिक वर्णन होना चाहिए। प्रकृति विज्ञान में निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राकृतिक विज्ञान में हम पदार्थ का, रसायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, सभी का करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का चरण नहीं है? तो अधिगम का उद्देश्य होना आवश्यक है और परिपक्वता ये चीज़ अधिगम में कभी आती ही नहीं है, इसलिए यही चीज़ सही हो जाएगी, क्योंकि उद्देश्य और विभिन्न अनुक्रियाएं जरूरी हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का चरण है? तो पुनर्बलन अधिगम का चरण है, एकीकरण सामान्यीकरण अधिगम का चरण है, विभिन्न प्रक्रियाएं सभी अधिगम के चरण हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन अधिकांशतः ज्ञान के किस पक्ष पर बल देते हैं? तो सामाजिक अध्ययन जो होता है वो ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में किसका अध्ययन नहीं किया जाता? तो सामाजिक विज्ञान में हम रसायन विज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। भारतीय संसार की भौतिक घटनाओं की खोज किन नियमों के आधार पर की गई है? तो भौतिक संसार की घटनाओं की खोज प्राकृतिक नियमों के आधार पर की गई है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन नागरिकता की योग्यता को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और मानविकी का एकीकृत अध्ययन है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात हमारी यूएसए में अमेरिकन नेशनल काउंसिल फॉर द सोशल स्टडीज़ के द्वारा कही गई है। सामाजिक अध्ययन शब्द प्रचलन में कब आया है? तो सामाजिक अध्ययन शब्द 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आया है। अधिगम क्या है? अधिगम एक उत्पाद है या अधिगम एक प्रक्रिया है? तो अधिगम के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो अधिगम एक प्रक्रिया है और इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा अधिगम का पक्ष नहीं है? सुरक्षा, पुनर्बलन और प्रेरणा उद्देश्य। सुरक्षा अधिगम का पक्ष नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का कोई मतलब उससे नहीं है। सामाजिक अध्ययन प्रारंभ होता है तो भीड़ भाड़ से, पुनर्बलन से, एकांतवास से, जनसंपर्क से। तो जो सामाजिक अध्ययन की विशेषता है वो जनसंपर्क से प्रारंभ होती है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो ज्ञान एक अखंड इकाई है, विषय अनुसार इकाई है या विशिष्ट विषय है, एक अखंड इकाई के रूप में जाना जाता है। मानव अपनी आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस साधन का प्रयोग करता है? तो मानव सामाजिक साधन और भौतिक दोनों साधनों का प्रयोग करता है। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मानव के विकास में निम्नलिखित किसमें निहित है?
तो मानव का विकास निम्नलिखित में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में, आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में या आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में। तो जो मानव का विकास निहित है वो बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में निहित है। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं? तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के सभी उद्देश्य ये मिल जाएंगे। नागरिकता देना, एकीकृत ज्ञान देना, व्यवहार देना, इसलिए ये सही हो जाएगा। कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सामाजिक विज्ञान के कौन से अध्ययन को जोड़ा गया? तो कमेटी ऑफ 10 के द्वारा सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र विषय को अभी जोड़ा गया है। सामाजिक मानव की बुनियादी आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये इसलिए सब सही हो जाएगा। भूगोल किस विषय, क्या निम्नलिखित में कौन सी चीज़ भूगोल विषय से संबंधित है? तो आपकी वनस्पति, मिट्टियाँ और उपज सभी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव विकास के क्रम को समझने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है? तो मानव विकास के क्रम को समझने के लिए हमें बी और सी, इतिहास का ज्ञान ज़्यादा आवश्यक है, तो ये इतिहास के ज्ञान को संपर्क में ला सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर टिक करेंगे इतिहास को, क्योंकि ये अर्थशास्त्र और ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, इतिहास के ज्ञान में, विकास के क्रम में नहीं। सामाजिक अध्ययन बल देता है, किस बात पर बल देता है? इतिहास विषय पर, समन्वित ज्ञान पर। सामाजिक अध्ययन समन्वित ज्ञान पर बल देता है। मानव सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? समसामाजिक घटनाओं का उसे ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इतिहास विषय में निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान सुरक्षित रहता है? तो इतिहास के विषय में बात अगर करें तो देश की सभ्यता का, सामाजिक विकास का, संस्कृति का, सबका रहता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र से क्या कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? नागरिक शास्त्र और राजनीति शास्त्र से अर्थशास्त्र संबंध नहीं रखता है। मानवीय जीवन में निम्नलिखित में किस वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है? तो मानवीय जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको भौतिक वातावरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि ज़िंदगी में जैसा भौतिक वातावरण होगा वैसा ही जीवन होता है। भारत में सर्वप्रथम किस आयोग ने 1952-53 में सामाजिक अध्ययन के बल पर अध्ययन पर बल दिया था? तो मानवीय विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 में बल दिया था। मानवीय अध्ययन में विषयों के संबंध में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो मानवीय संबंधों के अध्ययन में भाषा और गणित को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सबसे सकारात्मक और अधिक उपयोगी क्या है? तो सामाजिक अध्ययन को अगर हम बलपूर्वक सही से बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षण स्तर को सकारात्मक रखना पड़ेगा। सामाजिक अध्ययन का प्रमुख सूत्र क्या है? सामाजिक अध्ययन की प्रमुख सूत्र को किस तरीके से देखेंगे? तो जब सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले बच्चों को देखेंगे तो हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, बच्चे को उसके स्तर से हम विशेष तरफ ले जाएंगे। भारतीय शिक्षण के पुनर्बल में सर्वाधिक बल किसने जोर दिया? तो इस पर सर्वाधिक जोर हमारे B.F. स्किनर ने दिया था, और इसलिए इसे हम टिक करेंगे B.F. स्किनर। निम्नलिखित में किसका अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन के तहत? तो मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या हम सामाजिक संबंधों का, या मानवीय समस्याओं का? तो हम उपर्युक्त सभी का अध्ययन करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया है? तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण हम सभी जानते हैं, और ब्लूम महोदय को जो नहीं जानता मान लेते हैं कि उसे शिक्षण शास्त्र पढ़ा ही नहीं है। एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शिक्षा के कितने उद्देश्यों को डिस्कस किया गया है? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है, और खासकर 6 उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है। यहाँ पर एक बात ये समझ लेनी है कि ये हमारे ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य 6 बताए गए हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बौद्धिक योग्यताओं के विकास में सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? तो बौद्धिक योग्यताओं के विकास में सर्वप्रथम उद्देश्य हमारा ज्ञान होता है, हमें किसी चीज़ को समझना होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य कौन सा है? अनुप्रयोग, मूल्यांकन, संश्लेषण। आप सभी अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6 पार्ट पढ़े हैं तो आपको पता है कि ये सभी होते हैं। निम्न विश्लेषण की योग्यता का विकास करने के लिए किस उद्देश्य को प्राप्त करना जरूरी है? तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, यानी ए और बी दोनों को जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पर सी टिक करेंगे। संश्लेषण के विपरीत है विश्लेषण, संश्लेषण के विपरीत है। कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? तो कक्षा का नेतृत्व कक्षा अध्यापक करता है। मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह चिंतनशील है, और याद रखिएगा चिंतनशील व्यक्ति ही
आपका पूरी तरीके से विकास कर सकता है। ब्लूम पाठ योजना निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो ब्लूम पाठ योजना आपको पता है, चूँकि ये शैक्षिक पाठ योजना है इसलिए ये उद्देश्य आधारित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य निम्नलिखित में कौन है? तो ब्लूम ये सभी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। बोध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार की पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत किया जाए? तो ऐसी तथ्यात्मक पाठ्यवस्तु प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें शब्द भी हों, तथ्य और नियम भी हों, तो इसलिए ए और बी सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अंतिम उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन हमारा ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य होता है। भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में कितने प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो जो भावात्मक पक्ष की शैक्षिक टैक्सोनॉमी है उसमें हैं तो 6 प्रकार उसमें भी, लेकिन अगर 6 नहीं दिया गया है तो 5 को हम टिक करेंगे। क्रियाओं के आग्रहण की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस स्तर से होकर के गुजरती है? तो क्रिया की जागरूकता से, इच्छा प्राप्ति से, नियंत्रित ध्यान से, इन सभी से गुजरती है, इसलिए ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का व्यवहार कक्षा में प्रजातांत्रिक होना चाहिए जिससे कि बच्चे को आसानी से सारी बात कहने की और समझने की स्वतंत्रता मिल सके। सामाजिक अध्ययन की पाठ्यवस्तु निम्नलिखित में किसके अनुकूल होनी चाहिए? तो ये हमेशा शिक्षक के अनुकूल होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी में नहीं आता है? तो जो भावात्मक पक्ष है, भावात्मक पक्ष को अगर आपने पढ़ा होगा तो मूल्यांकन ज्ञानात्मक पक्ष का है और बाकी सारी चीज़ें भावात्मक पक्ष की हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कक्षा कक्ष शिक्षण हमेशा हमारा प्रजातांत्रिक या इंटरैक्टिव होना चाहिए, इसे ही हम संवादमूलक कहते हैं। नाटक भ्रमण आदि क्या हैं? तो नाटक भ्रमण आदि हमारे क्रियात्मक साधन हैं जो काम के माध्यम से शिक्षण को समझाते हैं। प्रदर्शन विधि में सर्वप्रथम महत्व निम्नलिखित में किसका है? तो प्रदर्शन सामग्री में सर्वप्रथम महत्व जो है वो हम अगर देखें तो हमारे लिए प्रत्यक्ष वस्तु, अगर चीज़ बिल्कुल सीधी सामने दिख जाती है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सारी चीज़ें टीएलएम में हैं। निम्नलिखित में शिक्षण सामग्री क्या है? तो शिक्षण सामग्री दृश्य सहायक सामग्री है, यांत्रिक सहायक सामग्री है, परंपरागत सहायक सामग्री है, उपरोक्त सभी हमारी टीएलएम हैं। शिक्षण सामग्री प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल रुचि और छात्र उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये कथन सुलर और विटिच ने बताया है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। शिक्षण सामग्री प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह और विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। यह कथन किसका है? तो ये कथन विटिच और सुलर का है, इसलिए ऑप्शन डी हम क्लियर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा श्रव्य यंत्र नहीं है? श्रव्य यंत्र जो हम जिसको सुनते हैं, तो आप याद रखेंगे दूरदर्शन जो है ये दृश्य श्रव्य है, इसलिए हम इसे ही यहाँ पर रखेंगे। भारत शिक्षा जगत में रेडियो का प्रारंभ कब किया गया? तो शिक्षा जगत में रेडियो का प्रारंभ हमारा 20वीं शताब्दी में हुआ है। छात्रों के अवलोकनार्थ अध्ययन सामग्री निम्नलिखित में किस बोर्ड पर लगाई जाती है? तो छात्रों के देखने के लिए जो अध्ययन सामग्री हम कक्षा में डिस्प्ले करते हैं उसे हम बुलेटिन बोर्ड कहते हैं, जिसमें कि हम अपने बच्चों से संबंधित चीज़ें लगाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा का त्रिआयामी साधन है? तो कक्षा शिक्षा उसमें आयामी साधन में एक फूल भी और एक कुर्सी मेज भी, ये चूँकि मॉडल के रूप में हो सकते हैं, मॉडल भी हो सकता है, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रायोजन विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक थे, बताने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि इन्होंने डीवी की विचारधारा को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है श्याम पट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो श्याम पट का प्रयोग कठिन शब्द लिखने के लिए, गृह कार्य देने के लिए, पाठ्य योजना सीखने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी परंपरागत शिक्षण सामग्री है? तो पाठ्यपुस्तकें, पत्रिकाएं और श्यामपट ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भ्रमण सामग्री संग्रहालय को निम्नलिखित में किस सामग्री के प्रशिक्षण के अंतर्गत स्वीकारा जाएगा? तो अगर हम भ्रमण सामग्री रखेंगे, अगर हम कहीं पर घूम करके आते हैं और उस चीज़ को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं
तो उसे हम अन्य सहायक सामग्री में रखेंगे, क्योंकि ये सामग्री हमारी दिखाई देने के लिए होगी, संग्रहालय जैसी सामग्री होगी। मूक वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा का कैसा कार्यक्रम है? तो ये दूरस्थ शिक्षा का जो कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम निःशुल्क कार्यक्रम है जो सभी के लिए चलाया जाता है। असुरक्षित उपकरणों का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? तो हमेशा याद रखेंगे असुरक्षित क्या है। असुरक्षित कबाड़ से जुगाड़ की बात है। असुरक्षित याद रखिएगा, कबाड़ से जुगाड़, यानी आपको बेकार की चीज़ों से जो भी चीज़ आप बनाकर बच्चों को सिखा सकते हैं उसे हम असुरक्षित कहते हैं। तो ज्यामितीय उपकरण, ये सभी चीज़ें आ सकती हैं। शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो शिक्षण कार्य में सहायक सामग्री की आवश्यकता हमारी इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें शिक्षण सामग्री में शिक्षा को अर्थपूर्ण भी बनाना है, विविधता भी लानी है और रोचक और प्रभावशाली भी बनाना है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण प्रभुत्ववादी शिक्षण है? प्रभुत्ववादी का मतलब जिसमें टीचर अपने आप से खुद को मान के चलता है, अपने आप को ही दिखाता है। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान दें तो पाठ प्रदर्शन, केवल पाठ्यक्रम का प्रदर्शन करके समझा देना प्रभुत्ववादी शिक्षण होगा। कौन सी शिक्षण दृश्य श्रव्य शिक्षण दृश्य सामग्री है? देखने वाली जो सामग्री है, अब ग्रामोफोन सुनाई देता है, रेडियो सुनाई देता है, टेप रिकॉर्डर सुनाई देता है, एटलस हमारा दृश्य श्रव्य हो जाएगा, इसलिए इसी को हम टिक करेंगे। फिर बाद उसका आवश्यक सोपान क्या है? तो फिल्म देखने के बाद उसकी आवश्यक सोपान है कि उसकी हम गुणवत्ता पर चर्चा करें या उसकी विवेचना करें या उसके उपाय देता देखें या पुनरावृत्ति करें। तो हमें उसकी विवेचना करनी होगी कि वो कैसी थी। ऐतिहासिक खोज के प्रवर्तक कौन हैं? तो ऐतिहासिक खोज के प्रवर्तक हमारे जे.एस. ब्रूनर हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्योंकि वह छोटी से छोटी इकाइयाँ जिन्हें अध्यापक निश्चित कालांश में पढ़ाता है वो क्या कहलाती हैं? तो ऐसी इकाइयों को हम पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो पाठ्य योजना हमेशा विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा तैयार की जाती है। पाठ्य योजना को पूर्व क्रिया में किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व क्रिया के नाम से, पाठ्य योजना को पूर्व क्रिया के नाम से किस विद्वान ने पुकारा है? तो पाठ्य क्रिया को पूर्व योजना के नाम से जैक्सन ने पुकारा है। निम्नलिखित में पाठ्य योजना का विकास किसके फलस्वरूप माना जाता है? तो पाठ्य योजना का विकास निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है। पाठ्य योजना में छात्रों की किन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? तो तर्क, कल्पना, चिंतन सभी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय किससे संबंधित है? तो सामाजिक विज्ञान विषय मानव और समाज दोनों संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सामाजिक विज्ञान में मानवीय संबंधों का, सामाजिक स्वरूपों का, मानवीय गतिविधियों का, सभी का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा पद्धति के लिए अध्ययन के लिए सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित किया गया? तो यहाँ पर जो हमने मानव शिक्षा अध्ययन के लिए मुदालियर स्वामी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया था, जिसे मुदालियर कमीशन कहते हैं। पंचपद उपागम निम्नलिखित में किस शिक्षाविद से संबंधित है? तो पंचपद उपागम हमारा ब्लूम, ये हार्वर्ड से संबंधित है, ब्लूम नहीं है, सॉरी इसके लिए। मूल्यांकन उपागम निम्नलिखित में किस पाठ्य योजना पर आधारित है? तो मूल्यांकन उपागम हमारा किस पाठ्य योजना पर आधारित है? तो ये पाठ्यक्रम, जो मूल्यांकन पाठ्यक्रम है, ये एनसीईआरटी के माध्यम पर उपागम पर है, भारतीय उपागम पर है, क्षेत्रीय विद्यालय मैसूर के उपागम पर है या ब्लूम के टैक्सोनॉमी पर? तो आपको पता है कि जो मूल्यांकन है वो हमारा ब्लूम के मूल्यांकन उपागम पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार चलता है। एनसीईआरटी उपागम को किस और नाम से जानते हैं? तो एनसीईआरटी उपागम को हम मिश्रित शैली उपागम के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखेंगे, इसको हम मिश्रित शैली उपागम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तर्क एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि आप निश्चित तौर पर सही क्वेश्चंस को ही समझें और क्वेश्चन समझ करके ही आंसर को टिक करें। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आपको दिया गया है वो आंसर सही ही हो। चलिए पढ़ते रहिएगा, आगे फिर वीडियो में मिलते हैं।